डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर बजट उपरांत वेबिनार में लिया हिस्सा। कहा, हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का किया ऐलान। इसके तहत 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों पर किया गया है फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में एनएक्सटी कॉन्क्लेव में लिया हिस्सा। कहा, आज के समय में वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख सकते हैं। आज हमारा मिलेट, मखाना, हल्दी, कॉफी हो गया है लोकल से ग्लोबल। सरकार की प्रमुख योजना के अंतर्गत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के गठन का हासिल किया गया लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार के भागलपुर में पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी करने के अवसर पर 10,000वें एफपीओ का किया था शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र प्रगति के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। फसलों की बुआई और उपार्जन के लिए जानकारी, खुदरा मूल्यों के बारे में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बिहार सरकार ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों हुई उल्लेखनीय वृद्धि। देश का 85% मखाना उत्पादन हुआ बिहार में। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर बजट उपरांत वेबिनार में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों पर फोकस किया गया है। हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है। इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। आप सबने विकास के कई पैरामीटर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से मिले नतीजों को देखा है। इन जिलों को कोलैबोरेशन, गवर्नेंस और हेल्दी कंपटीशन का और कन्वर्जेंस का बहुत फायदा मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी ऐसे जिलों से मिले परिणामों का अध्ययन करें और उसकी लर्निंग से सीखते हुए पीएम धनधान्य कृषि योजना को इन 100 जिलों में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएं। इससे इन 100 जिलों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को संपत्ति का अधिकार मिला है। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिला है।
हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की आर्थिक ताकत बढ़ाई है, उनको मदद बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से छोटे किसानों और कारोबारियों को फायदा हुआ है। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे प्रयासों से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। इस बजट में ग्रामीण समृद्धि और विकास के कार्यक्रमों के ऐलान से रोजगार के अनेक नए अवसरों की संभावना बनी है। स्किलिंग और टेक्नोलॉजी में निवेश से नए मौके बन रहे हैं। आप सभी इन विषयों पर जरूर चर्चा करें कि कैसे अभी चल रही योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में एनएक्सटी कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। सम्मेलन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विविध उद्योगों के विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने न्यूज एक्स वर्ल्ड चैनल को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख सकते हैं। कई साल पहले मैंने वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे यहां आयुष प्रोडक्ट्स और योग लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कोई न कोई तो योग को जानने वाला मिलेगा ही। आज भारत के सुपरफूड, हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो रहा है। भारत के मिलेट्स, श्री अन्न भी लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। साथियों, मिलेट्स ही नहीं, भारत की हल्दी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया की 60% से ज्यादा हल्दी की सप्लाई कर रहा है। भारत की कॉफी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर बन गया है। आज भारत के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, भारत में बनी दवाइयां अपनी ग्लोबल पहचान बना रही हैं। और सरकार ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के गठन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। हाल ही में बिहार के भागलपुर में पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी करने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें एफपीओ का शुभारंभ किया था। खगड़िया जिले में 10,000वां एफपीओ पंजीकृत किया गया था। एफपीओ केवल संगठन नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और छोटे किसानों को महत्वपूर्ण बाजार लाभ, सौदेबाजी की शक्ति और बाजार पहुंच में सुधार करने के लिए एक अभूतपूर्व ताकत प्रदान करता है। देश में लगभग 30 लाख किसान एफपीओ से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 40% महिलाएं हैं। ये एफपीओ अब कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2020 को 10,000 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना को 2027-28 तक 6,865 करोड़ के बजाय बजट परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। तो बिहार में पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी कर दी गई।
प्रधानमंत्री ने अवसर पर 10,000 FPOs को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समग्र कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फसलों की बुआई और उपार्जन की जानकारी लेने के साथ ही उपज के थोक व खुदरा मूल्यों के बारे में समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्रीष्मकालीन बुआई क्षेत्र में इस वर्ष बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024-25 में कुल बुआई क्षेत्रफल 21.845 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 22.317 लाख हेक्टेयर हो चुका है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। अपने 35 मिनट के अभिभाषण में राज्यपाल ने नीतीश सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाईं। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार सरकार ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। 2011-12 के मुकाबले 3.5 गुना बढ़ी अर्थव्यवस्था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बिहार ने दर्ज की उल्लेखनीय वृद्धि। बिहार में उद्योग और उद्यमिता का नया दौर। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों की प्रगति दिखा रही है रिपोर्ट। देश के 85% मखाना का उत्पादन बिहार में हुआ। बिहार विधानमंडल में शुक्रवार से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि चुनाव से पहले सरकार 34 लाख रोजगार देने जा रही है। इसके साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेजों का भी उन्होंने उल्लेख किया। युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जहां तक रोजगार की बात है, अब तक 10 लाख की जगह 24 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे पेश करते हुए कहा, साल 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2.47 लाख करोड़ रुपए से 3.5 गुना बढ़कर 2023-24 में 8.54 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। वर्ष 2023-24 में राजस्व बचत 2,833 करोड़ रुपया रहा, जो पुनः 2024-25 में ये 1,121 रुपया का राजस्व बचत अनुमानित है। हालांकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ये औपचारिकता होती है कि जो सरकार लिख के देगी, चाहे झूठ हो सच हो, वो राज्यपाल जो है पढ़ेंगे। अब इस पे अभिभाषण पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो एक एक जो है पोल हम लोग सरकार का खोलेंगे। सोमवार को बिहार विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया जाएगा। बजट में नौकरी और रोजगार को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों पर जोर देने की संभावना है। बिहार विधानमंडल में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन गवर्नर के अभिभाषण के बाद राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, जिसमें यह बताया गया कि पिछले 10 सालों में बिहार की सकल घरेलू उत्पाद 3.5 गुना बढ़ गई है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में इस दौरान गिरावट देखने को मिली। यहां 27 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 3,000 रुपए, जो 28 फरवरी को 300 रुपए लुढ़क कर 2700 रुपए रह गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 27 फरवरी को गेहूं का भाव था 3,030 रुपए, जो 28 फरवरी को 240 रुपए गिरकर 2,790 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहां 27 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,840 रुपए, जो 28 फरवरी को 20 रुपए कमजोर होकर 2,820 रुपए रह गया।
राज्य की रायबरेली मंडी में गेहूं के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। यहां 27 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,960 रुपए। 28 फरवरी को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,960 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। सावरकुंडला और जम्मूसर मंडी में इसके सौदों में तेजी नजर आई, जबकि राजकोट और धोराजी मंडी में नरमी दर्ज हुई। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सावरकुंडला मंडी में अरहर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहां 27 फरवरी को अरहर का भाव 6,750 रुपए था। 28 फरवरी को इसमें 250 रुपए की तेजी आई और भाव 7,000 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की जम्मूसर मंडी में भी अरहर के सौदे तेज भाव पर हुए। यहां 27 फरवरी को अरहर का भाव 7,000 रुपए क्विंटल था, जो 28 फरवरी को 200 रुपए बढ़कर 7,200 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में कमजोरी का रुख रहा। यहां 27 फरवरी को अरहर का भाव 7,325 रुपए था। 28 फरवरी को इसमें 225 रुपए की सुस्ती आई और भाव 7,100 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की धोराजी मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। 27 फरवरी को यहां अरहर का भाव था 6,630 रुपए। 28 फरवरी को ये 25 रुपए गिरकर 6,605 रुपए क्विंटल रह गया। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बताते चलें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। और आइए अब जान लेते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के किसान टमाटर, मिर्च और बैंगन की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहां के किसान भिंडी की भी तुड़ाई कर सकते हैं। पंजाब में अभी का मौसम प्याज की बुवाई के लिए अनुकूल है। प्याज की बुवाई से पहले किसान भाई बीजोपचार जरूर कर लें। पंजाब के किसान सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहें। सरसों की फसल में सफेद रथुआ रोग लगने का खतरा है। साथ ही सरसों की फसल में अभी एफिड के प्रकोप होने की संभावना है। सरसों की फसल में इन कीटों का प्रकोप दिखाई देने पर पौधे के संक्रमित हिस्से को नष्ट कर दें। पंजाब के किसान बारिश के पूर्वानुमान होने पर गेहूं की खेतों में सिंचाई न करें। साथ ही किसी भी प्रकार के उर्वरक का छिड़काव बारिश होने पर रोक दें। अभी का मौसम गेहूं की फसल में पीला रथुआ रोग के विकास के लिए अनुकूल है। किसान भाई गेहूं फसल की लगातार निगरानी करते रहें। बात करें गुजरात की तो यहां के किसान मूंगफली की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। मूंगफली की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। साथ ही गुजरात के किसान सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहें। बढ़ते तापमान के कारण सरसों की फसल में एफिड रोग का प्रकोप देखा जा सकता है। विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसके अलावा तैयार सरसों फसल की कटाई कर सकते हैं। वहीं गुजरात में तैयार आलू फसल की खुदाई से पहले सिंचाई न करें।
गुजरात के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही यहाँ के किसान शाम के समय बैंगन की रोपाई करें। गुजरात के किसान टमाटर फसल की लगातार निगरानी करते रहें। अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण टमाटर की फसल में झुलसा रोग की संभावना है। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और इस बार गेहूं किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई राज्य सरकारों के द्वारा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर बोनस देने की घोषणा की गई है। इस बार राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानों को इस वर्ष गेहूं खरीद पर 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने अपने बजट में गेहूं पर दी जाने वाली बोनस राशि 125 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। वहीं इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिससे राज्य के किसानों को इस वर्ष गेहूं का मूल्य 2575 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त होगा। वहीं कोटा संभाग में गेहूं की आवक को देखते हुए खरीद प्रक्रिया जो पहले 10 मार्च से प्रस्तावित थी, अब 1 मार्च से शुरू की जाएगी, जो 30 जून 2025 तक चलेगी। आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर बजट उपरांत वेबिनार में लिया हिस्सा। कहा, हमें देश की एग्रीकल्चर पोटेंशियल का करना चाहिए पूरा इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनएक्सटी कॉन्क्लेव में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एक्स वर्ल्ड चैनल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जहान खुसरो 2025 कार्यक्रम में शिरकत की। महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री टीईएच बाजार का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने जहान खुसरो कार्यक्रम में रमजान के महीने की मुबारकबाद दी। उन्होंने सूफी संगीत को हिंदुस्तान की साझी विरासत करार दिया। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली के निर्माण भवन स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय से 11 जन औषधि रथ और मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड में चमोली जिले के माड़ा में बर्फ में दबे श्रमिकों को रेस्क्यू युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज तक कुल 47 श्रमिकों का रेस्क्यू किया जा चुका है, बाकी 8 की खोजबीन चल रही है।
राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह भी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम बदलने के साथ हिमपात और वर्षा होने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।